हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर MS 91 पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संप्रदाय के बारे में। संप्रदाय को हमने अपने पुरानी वीडियो में भी पढ़ा है, जिसमें हमारा लगभग 4-5 वीडियो होंगे उसके ऊपर। वो भी वीडियो बहुत छोटे छोटे हैं, जिसको आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ये मेरा मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के अंतर्गत कुछ छूटा हुआ भाग था, जिसमें सिगमंड फ्रायड जी ने किस प्रकार से व्यक्तित्व को भी कई प्रकारों में बांटा है, उसे एक बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, देखते हैं कि सिगमंड फ्रायड जी ने सिगमंड फ्रायड महोदय जी ने इन्होंने किस तरीके से संप्रदाय को, या कह सकते संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले व्यक्तित्व के बारे में बताया है। इन्होंने व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा है दोस्तों, 3 भागों में बांटा है। जिस तरीके से इन्होंने मन या मस्तिष्क को 3 प्रकार में बांटा था, हमने पुराने वीडियो में उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। दोस्तों, आज उसी को लेते हुए हमने व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं सिगमंड फ्रायड जी ने व्यक्तित्व के बारे में किस तरीके से उसे बांटा और क्या बताया है। यहाँ पे देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। सिगमंड फ्रायड जी ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों। उन्होंने बताया है जिस तरीके से मानव का मन काम करता है, उसी तरह उसके व्यक्तित्व के बारे में भी चर्चा की जा सकती है। जैसे कि मन को इन्होंने 3 भागों में बांटा, और आप इसके बारे में जानते ही हैं। अचेतन मन है मेरा पहला, दूसरा है अर्धचेतन, और तीसरा है हमारा चेतन मन। दोस्तों, उसी के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा, जिसमें हमारा पहला व्यक्तित्व है, जिसको हम बोलते हैं ईद। ठीक है दोस्तों, ईद, इसे हम कह सकते हैं इदम। दोस्तों, इसे हम कहते हैं इदम। इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसे बोलते हैं इदम। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद इन्होंने दूसरा बताया था, जिसका नाम था अहम, या कह सकते हैं ईगो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईगो, अहम। ठीक है, मस्तिष्क का यह दूसरा भाग था। तीसरा जो प्रकार था दोस्तों, उसमें इन्होंने बताया था सुपर ईगो। सुपर ईगो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं परम अहम। ध्यान रखिएगा, इसे हम परम अहम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? परम अहम। अब हमें यह समझना है कि इन्होंने इदम, अहम और परम अहम के बारे में किस तरीके से इसकी व्याख्या, किस तरीके से इसके बारे में चर्चा की है। आज हम समझते हैं कि इदम क्या होता है, ईगो क्या होता है और सुपर ईगो क्या होता है। तो समझते हैं पहले हम इदम के बारे में। दोस्तों, जो इदम का संबंध है वह संबंध अचेतन मन से है। किससे है? अचेतन मन। अब ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हमने अपने पुराने वीडियो में मन के बारे में अध्ययन किया है, सेम उसी आधार पे यहाँ पे इदम, ईगो मतलब कह सकते हैं अहम, और सुपर ईगो मतलब परम अहम के बारे में भी अध्ययन करेंगे, उनसे जोड़ते हुए दोस्तों, जिससे कि हमें वो चीजें दिमाग में याद रहे। ठीक है, यहाँ देखते हैं इदम का जो संबंध उन्होंने बताया था, वो बताया था अचेतन मन से। किससे दोस्तों? अचेतन मन से। तो आपको हमने बताया था जो अचेतन है यह मानव शरीर में जन्मजात होता है दोस्तों। कैसा होता है? जन्मजात। इसलिए हम कह सकते हैं जो इदम होता है वो अभी क्या होता है दोस्तों? जन्मजात होता है, जन्मजात होता है। और यह मानव शरीर या मानव मस्तिष्क में जिस तरीके से अचेतन 90% विद्यमान रहता है, उसी तरीके से इदम भी मनुष्य या कह सकते हैं व्यक्तित्व के अंदर इदम जो होता है वो लगभग कितने % होता है दोस्तों? 90% तक। ठीक है ना। शरीर में जो हमारा व्यक्तित्व है मानव का, वो कितना है? 90% तक। ये समझते हैं जो यह होता है दोस्तों, जो क्या कहते हैं इदम जो होता है, यह दोस्तों इदम जो होता है, यह जो होता है, इसमें भी व्यक्ति क्या करता है? इच्छाओं की पूर्ति करता है। मतलब इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इदम में भी कहा जाता है जो व्यक्ति की व्यक्तित्व जो दिखता है उसमें उसकी इच्छा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो हमेशा सोचता है कि हम ये काम कैसे कर लें, या उस काम के प्रति उसकी हमेशा इच्छा बढ़ी रहती है। तो यह चीज इसी में पाई जाती है व्यक्तित्व के
जिसको हम कहते हैं इदम। तो देख लेते हैं यहाँ पे इच्छाओं के बारे में ज्यादा, इच्छाओं को लेकर चलना, इच्छाओं को लेकर चलना किस में आता है दोस्तों? इदम में आता है। इसी में वो बालक हमेशा यही सोचता है कि हम किस तरीके से सुख की अनुभूति करें या किस तरीके से आनंद की अनुभूति करें, वो भी चीज किस में आती है दोस्तों? इदम में ही आती है। यहां कह सकते हैं सुख की बात, सबसे ज्यादा सुख की बात किस में करता है? इदम में करता है। आप जानते हैं जिस तरीके से अचेतन चलता है उसी तरह व्यक्तित्व में मनुष्य का इदम चलता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमें समझ नहीं आ गया कि जो अचेतन मन है वही क्या है? इदम है, व्यक्तित्व के रूप में। ठीक है, दूसरा हमारा जो है दोस्तों ईगो है। ईगो मतलब क्या है? अहम है। तो अहम के बारे में हम देखते हैं इसे रफ करके, अगर आप चाहें तो कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं ईगो के बारे में। ईगो जो मेरा अहम है, ईगो जो है मेरा अहम है, इस अहम के बारे में हम समझते हैं। जिस तरीके से आपको हमने बताया था पुरानी वीडियो में अपने कि यह अर्धचेतन मन, जो चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था होती है उसे ही बोलते हैं क्या? अर्धचेतन मन। दोस्तों जो अर्धचेतन मन है इसमें हम ये समझते हैं कि यह इदम और परम अहम के बीच की अवस्था होगी, और यह जो होता है यह वास्तविकता पर निर्भर करता है दोस्तों। वास्तविकता, ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों? वास्तविकता पर निर्भर करता है। अब हम ये समझते हैं वास्तविकता पे कैसे निर्भर करता है। ठीक है, वास्तविकता पर ऐसे निर्भर करता है दोस्तों, आप लोगों को हमने समझाया अपने पुराने वीडियो में किस तरीके से अवचेतन काम करता है उसी तरीके से अहम भी काम करता है। वास्तविकता का तात्पर्य यही है, कोई भी बालक समय के अनुसार अपने कार्य को करता है, मतलब जैसी भी स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, उसी अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। मतलब कि अगर उसके मन में कोई अचेतन बात आती है या इदम का कोई व्यक्तित्व निकलता है, इच्छाएं गलत होती हैं मान लीजिए, तो उसको रोकने का कार्य कौन करता है? चेतन करता है, आपको पता है। उसी तरह यहाँ पे परम अहम करता है। तो परम अहम जब उसको रोकता है इच्छाओं को, इसलिए वो बताता है कि आप कोई भी कार्य करिए, जहां पे सही हो उस हिसाब से काम करिए। कहीं पे हम जाते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं पे हम जाते हैं, जाने के बाद क्या होता है वहां की स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम अपनी स्थिति को बना लेते हैं। तो जो अपने अनुसार उस चीज को हम ढाल लिए वही होता है हमारा क्या? ईगो, या कह सकते हैं वास्तविकता। ठीक है दोस्तों, इसमें बस हमें इतना ही जानना है कि वास्तविकता पर निर्भर करता है क्या? ईगो, अहम। ठीक है, उसके बाद अगला जो होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो परम अहम क्या करता है? परम अहम ये कहता है कि यह नैतिकता को ज्यादा बल देता है दोस्तों। किस पर ज्यादा बल देता है? नैतिकता पर। समझ लीजिए, नैतिक, नैतिक। ठीक है, नैतिक कह सकते हैं या कह सकते हैं आदर्श पे। दोस्तों किस पे? आदर्श पे। आदर्शवादी भी इसे कहते हैं। इस हम जो सुपर ईगो है, इस सुपर ईगो को हम आदर्शवादी भी कहते हैं या कह सकते हैं नैतिक, नैतिकतावादी भी कह सकते हैं। ये दोनों तरीकों को हम अपना सकते हैं किसमें? सुपर ईगो में। इसी को ही हम कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं परम अहम के अंतर्गत नैतिकतावादी भी आता है। ठीक है दोस्तों, आदर्शवादी नियम भी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम समाज से जुड़ते हैं तो समाज में जुड़ने के बाद हम समूहों में रहना पसंद करते हैं। जब समूहों में रहना शुरू करते हैं तो हर लोगों के विचारों को सुनना शुरू करते हैं। जब हम हर लोगों के विचारों को सुनना शुरू करते हैं तो हो सकता है हम सबकी आदर्शों को लेकर चलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं ये सामाजिकता का भी नियम हो सकता है। सामाजिकता का नियम, इसके अंतर्गत सामाजिकता का नियम भी आता है। और हम कह सकते हैं ये मानव के व्यक्तित्व में यह लगभग कितने % का होता है? 10%। कितने % का? 10%। दोस्तों यहां तक हमें समझ लिए, क्योंकि व्यक्तित्व के बारे में सिगमंड फ्रायड जी ने इतनी ही बातें बताई है। उसके बाद इनकी जो कुछ पुस्तकें हैं दोस्तों, सिगमंड फ्रायड जी की कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन सी पुस्तकें हैं। ठीक है, इसे रब करते हैं, या तो अपनी कॉपी कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बाद में आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, जिससे कि आपको समझ में जरूरी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं। हाँ दोस्तों, सिगमंड फ्रायड जी की पुस्तकों के बारे में हम देखते हैं। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, 3 पुस्तक। सिगमंड फ्रायड जी के 3 पुस्तक है, जिसमें महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। देखिए, पहली जो पुस्तक है इनकी दोस्तों, पहली जो पुस्तक है वह पुस्तक है स्वप्न विश्लेषण।
स्वप्न विश्लेषण। स्वप्न विश्लेषण के बारे में देखते हैं क्या है। उसके बाद दूसरा जो है स्वप्न विश्लेषण के बाद वो होता है इद एंड, इदम इसे कहेंगे, इदम एंड ईगो, मतलब कि इदम और अहम के आधार पे इन्होंने पुस्तक लिखी। और तीसरी जो पुस्तक इनकी आई वो पुस्तक थी अचेतन। अचेतन। तो सिगमंड फ्रायड जी की 3 पुस्तकें थी, 3 पुस्तकें हैं, ठीक है दोस्तों, 3 पुस्तकें थी। इन पुस्तकों में पहला पुस्तक था स्वप्न विश्लेषण, दूसरा था इद एंड ईगो और तीसरा था अचेतन। आप इसको समझिएगा विशेष रूप से कि सिगमंड फ्रायड जी ने अचेतन पे सबसे ज्यादा बल दिया है। सबसे ज्यादा बल किस पे दिया है? सबसे ज्यादा बल, से ज्यादा बल किस पे दिया है? वह दिया है अचेतन पे। यही सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तो इसी को पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ विधियां भी दी हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको पढ़ने के लिए उन्होंने कुछ विधियां भी दी हैं। उस विधियों को हम अच्छे तरीके से देखते हैं कौन कौन सी विधियां थी अचेतन को समझने के लिए। पहली की जो विधि थी दोस्तों, वह विधि थी स्वप्न विश्लेषण विधि भी थी। एक नियम भी माना जाता है स्वप्न विश्लेषण को, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे। स्वप्न विश्लेषण विधि, यह एक विधि है दोस्तों, स्वप्न विश्लेषण विधि। इस विधि को किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड जी ने दिया था। थोड़ा सा हम पहले इनको समझ लेते हैं, फिर आगे और विधियों के बारे में जिक्र करते हैं। उन्होंने बताया था सिगमंड फ्रायड जी ने कि हमारे द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों में पहला है स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि का तात्पर्य यह है, उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है? जब बालक सपनों में रहता है, उसके अंदर बहुत से ख्याल आते हैं, तो ये सारे ख्याल अचेतन मन के कारण आते हैं। ध्यान से समझिएगा, बालक के अंतर्गत जब कोई भी विचार आते हैं, वो भी स्वप्न में, सोते समय जो विचार आते हैं, और उस पर जब विश्लेषण उन्होंने किया तो उस विश्लेषण से उन्हें पता चला कि बालक के अंदर ये सारे विचार कब आते हैं? अचेतन मन के कारण आते हैं। ठीक है, पहली चीज ये इस बुक में इसी का अध्ययन हम करते हैं। दूसरा जो है इद एंड ईगो, उन्होंने बताया था किस तरीके से, जैसे किस तरीके से इदम और अहम दोनों कार्य करते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा, इद और अहम के बारे में। इसमें अचेतन मन के अंतर्गत उन्होंने बताया था कि अचेतन मन क्या है? मानो कोई भी कार्य करता है या कोई भी कार्य होने की प्रक्रिया होती है, वो उसके अचेतन मन के कारण आता है। अचेतन मन मतलब 90% है दोस्तों, 90% हमारे मस्तिष्क में वही चीज है। इसलिए व्यक्तित्व जो होता है लगभग 90% उसका क्या आता है? अचेतन आता है। उसी को पढ़ने के लिए उन्होंने एक विधि दी। इस विधि का नाम है स्वप्न विश्लेषण विधि। उसी स्वप्न विश्लेषण विधि के माध्यम से किस तरह अचेतन मन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसी के बारे में इन्होंने सिगमंड फ्रायड जी ने इस विधि का मूल्यांकन किया, इस विधि को दिया। इसके बाद एक और विधि दिया जिसका नाम है प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि। कभी प्रश्न पूछता है प्रक्षेपण विधि क्या है या किसने दिया है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रक्षेपण विधि सिगमंड फ्रायड जी का है। बात यह आती है कि प्रक्षेपण विधि होती क्या है, किस तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। तो सिगमंड फ्रायड जी ने बताया, एज एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं क्या उन्होंने कहा था। उन्होंने बताया था कि जो प्रक्षेपण विधि है, इसका तात्पर्य ऐसा है कि कोई भी कार्य कीजिए लेकिन उस कार्य को सीधे न करके घुमा के किया जाता है। जैसे कि सपोज करिए कोई व्यक्ति आया, हम यहाँ ऐसे बैठे हैं, खड़े हैं, एक व्यक्ति आया मुझसे कहा कि हमने चोरी किया है, तो आप उस पे एक्शन सही नहीं करोगे। ठीक है, मान लीजिए अगर दूसरे तरीके से देखिए, एक व्यक्ति है, अब मैं भी उसी विचार का हूं, चोर मान लो एज एग्जाम्पल, वो भी चोर है, तो वो क्या करता है, आके मुझसे कहता है कि आज मैंने चोरी की। और अगर आपके अंदर भी यही बात रहेगी तो आप भी कहोगे हाँ मैंने चोरी की। तो अगर आप नहीं भी किए हैं तब भी उसके सामने कहेंगे तो तुरंत अपनी बात को बता देगा। लेकिन ऐसे आप सोचेंगे कि डायरेक्ट वो मुझसे आके कहे फिर हम अपनी बात को बताएं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो वही प्रक्षेपण विधि है, मतलब कि इस चीज को घुमा के करेगा कार्य प्रक्षेपण विधि कहलाता है। ठीक है, घुमा के मतलब कि उल्टा तरीके से आप काम कीजिए तो वो प्रक्षेपण विधि के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। इसको कह सकते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। अप्रत्यक्ष कैसे दोस्तों? अप्रत्यक्ष तरीके से जब कोई कार्य की जाती है या कोई भी कार्य किया जाता है, वह विधि क्या कहलाती है? प्रक्षेपण विधि कहलाती है। और इस विधि के बारे में जिक्र किसने किया है? सिगमंड फ्रायड जी ने। दोस्तों यहां तक हम समझ लिए सिगमंड फ्रायड जी ने की 3 पुस्तकें थी। इन पुस्तकों को अध्ययन करने के लिए या चेतन मन का अध्ययन करने के लिए उन्होंने 2 विधियों के बारे में बताया। पहला स्वप्न विश्लेषण विधि, दूसरा है प्रक्षेपण विधि। इसके बारे में समझ लिया। इसके बाद हम ये समझते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनका समर्थन भी किया।
कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सिगमंड फ्रायड जी का समर्थन किया। तो उस समर्थन के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं दोस्तों, थोड़ा इसे हम कॉपी करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों कॉपी पे, और या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको आगे पढ़ने में बड़ी सुविधा होगी। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इनके समर्थन में जो आए थे मनोवैज्ञानिक, समर्थन में जो मनोवैज्ञानिक आए थे वह थे पहले मनोवैज्ञानिक, उनका नाम था एडलर। एडलर इनके समर्थनकर्ता थे। उन्होंने कहा था हाँ, जिस तरीके से व्यक्तित्व का प्रकार बताया है सिगमंड फ्रायड जी ने, जिस तरीके से मन का प्रकार बताया है वह सही है, ये एडलर महोदय के समर्थन के द्वारा। ठीक है। दूसरा एक और थे जिनका नाम था युंग या जुंग। ठीक है। ये जो मनोवैज्ञानिक थे ये सिगमंड फ्रायड के शिष्य भी थे दोस्तों। क्या थे? शिष्य थे। इन्होंने भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। ठीक है। इन्होंने कहा था अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, एक और बताया था उभयमुखी। कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन सा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। मतलब तीनों प्रकार के बारे में जिक्र किसने किया? युंग या जुंग महोदय ने। यह भी एक शिष्य थे किसके? सिगमंड फ्रायड जी के मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों आप इसको ध्यान में रखिएगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया व्यक्तित्व के प्रकार के अंतर्गत, वो आप आंसर देंगे युंग या जुंग के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आगे हम फिर पढ़ेंगे। एक और हमारा संप्रदाय बचा हुआ है, उस संप्रदाय का अंतिम संप्रदाय होगा। इसी के बाद हम आगे चलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे विनम्र पूर्वक निवेदन है कि आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम भी प्रोत्साहित हो और वीडियो को आगे बनाते रहे। दोस्तों धन्यवाद।